नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका द आगरा वॉरियर्स कार्यक्रम में। बाबूजी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी, उसमें आपका आना कैसे हुआ? मैं किन शब्दों में आपको बताऊं। प्रत्येक व्यक्ति को जो आगरा से परिचित है, जो भारतीय जनता पार्टी से परिचित है और आगरा के इतिहास से परिचित है, वह जानता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ की विचारधारा से माता के पेट से ही ओतप्रोत हूँ। क्योंकि मेरे बाबा स्वर्गीय आदरणीय श्रीमान बाबू प्यारेलाल जी 1952 का पहला चुनाव लड़े थे और 1934 के वो स्वयंसेवक थे। उस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम भी शुरू नहीं हुआ था। माननीय आदरणीय दीनदयाल जी उपाध्याय और आदरणीय स्वर्गीय नानाजी देशमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए जमीन टटोल रहे थे और जमीन टटोलते टटोलते आगरा में प्रवास हुआ। परमात्मा की कृपा से मेरे बाबा से भेंट वार्ता हुई और वो मेरे बाबा जुड़ गए और इस तरह से मेरे परिवार में पूरी तरह से ये विचारधारा छा गई। उस कारण से मैं प्रारंभ से ही जन्म के साथ ही विचारधारा से ओतप्रोत हूँ और पूरा जीवन पार्टी की विचारधारा से के साथ में समर्पित रहा। आपकी पहली शुरुआत पुलिस विभाग से हुई, फिर आप अध्यापक भी रहे और फिर उसके बाद राजनीति की तरफ आपने कदम लगाया। किस तरह की चुनौतियां आपने देखी हैं? देखिए, बहुत चुनौतियों से तो मेरा जीवन भरा पड़ा है। एक चुनौती का तो उदाहरण केवल यही है कि जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से ओतप्रोत रहे और जुड़े रहे तो अपनी ही बिरादरी से, जहाँ मैंने जन्म लिया है, अपने गांव से, अपने समाज से ही संघर्ष की शुरुआत हो गई। और जहाँ मैंने नौकरी की, महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज, जिसको जाट हाउस के नाम से जाना जाता था और आज भी जाना जाता है, जहाँ चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम ने भी वर्षों वर्ष प्रवास किया। जाट हॉस्टल के नाम से वो जगह प्रसिद्ध थी। तब से लेके आज तक पूरा इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। कांग्रेस सरकार में जाट हाउस का जो ज़मीन थी उसमें कब्जा करने की कोशिश देखिए, वो तो एक लंबा इतिहास है जी। कांग्रेस उस समय पूरे अपने नौजवानी पे थी। इनका, कांग्रेसियों का तो अन्याय, अनाचार, अत्याचार, ये इससे इनका इतिहास भरा पड़ा है। वो सामने स्वर्गीय श्रीमान तत्कालीन सांसद छत्रपति अम्बेश जी का मकान भी है। किदवई पार्क के सामने ये जाट हाउस था। इसको भी कांग्रेस के कार्यालय से घेरना चाहते थे और उसी घेरने के साथ साथ मैं पुलिस की नौकरी छोड़ करके आया था। तो विरोधियों, जो अन्याय करने वाले लोग थे, उनसे संघर्ष के साथ जुड़ गया और जाट हाउस की रक्षा करने के साथ में मैं उस समय तत्कालीन जो जाट हाउस से जुड़े हुए लोग थे, जैसे किशन सिंह सोलंकी, थान सिंह जी सोलंकी, रणधीर सिंह, उस समय तुलसीराम वर्मा एडवोकेट, आद से उन्होंने हमको जोड़ लिया। हम उनके साथ जुड़ गए और जाट हाउस की रक्षा करने का उद्देश्य था। आगे चल कर के उसमें वो कैसे उसकी संपत्ति को रखा जाए सुरक्षित, तो उसमें विद्यालय अखिल भारतीय जाट हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल के नाम से उसकी शुरुआत हो गई। हम अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, हम उस समय केवल इंटरमीडिएट थे, तो हम अध्यापक होने के उद्देश्य से तो वहाँ आए नहीं जी। बस उसकी रक्षा करनी है, उससे जुड़ गए। आगे चल कर के थान सिंह जी सोलंकी
जो जॉइंट मैनेजर भी थे और शोभिया इंटर कॉलेज में पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो विभाग कार्यवाह भी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो निष्ठावान विश्वसनीय स्वयंसेवक थे। उनका आशीर्वाद मुझको मिल गया, मैं भी जुड़ गया, आगे बढ़ गया और यहाँ तक पहुँच गया। एक टाइटल मैंने सुना है आगरा की जनता से और आगरा के लोगों से भी, बाबूजी। तो ये जनता का प्यार या फिर टाइटल, ये आपका कैसे, मतलब एक देखिए, मैं अब इसको तो परिभाषित नहीं कर सकता कि बाबूजी कहने वालों का क्या दृष्टिकोण है, लेकिन कॉमन तरीके से जो बड़े लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है जी, तो श्रद्धा करने वाले, सम्मान करने वाले लोग बाबूजी के नाम से कह देते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा बाबू कल्याण सिंह जी को बाबूजी कहते थे। तो मैं समझता हूं, जो मुझे विश्वास है कि जब व्यक्ति उम्र दराज हो जाता है, एक वरिष्ठ हो जाता है, तो श्रद्धा करने वाले, विश्वास करने वाले लोग उनसे बाबूजी कहना शुरू कर देते हैं। पहले के चुनाव जो आपने किए हैं, आप रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, पहले के चुनाव जो डोर टू डोर होता था और काफ़ी उस समय के चुनावों में और अब के चुनावों में क्या फर्क? जी, बहुत बड़ा अंतर है, जमीन और आकाश। ये दूसरे शब्दों में कहो कि पाताल लोक और व्योम का आसमान, इतना अंतर है। पहले एक बुजुर्ग, एक गांव का जिम्मेदार व्यक्ति गांव की जिम्मेदारी ले लेता था, गांव उसकी आदर करता था और उसके आधार पर वोट कर दिया करता था। आज तो वो ज़माना देख रहे हैं कि पति और पत्नी के बीच में मताधिकार करने का जो प्रयोग है वो स्वतंत्र है, पिता पुत्र के बीच में मतदाता करने का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। अब व्यक्ति कहीं जाति के आधार पर वोट कर रहा है, कहीं मजहब के आधार पर वोट कर रहा है, कहीं विचारधारा के आधार पर वोट कर रहा है, कहीं राष्ट्रीयता के आधार पर वोट कर रहा है, कहीं परंपरा के आधार पर वोट कर रहा है। अब वोट करने का तौर तरीका सुदृढ़ हुआ है, जो मैं समझता हूँ। अब लोकतंत्र का अर्थ समझ में आने लगा है अधिकांश लोगों में। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मजहब के आधार पर वोट कर देते हैं, जाति के आधार पर, लेकिन उनमें भी सुधार हो रहा है। जी। फतेहपुर सीकरी विधानसभा, आपका बहुत लोग वहाँ सम्मान करते हैं और आप शायद दूसरी बार विधायक रहे वहाँ, 2 बार मैं फतेहपुर सीकरी। पहली बार ही वहाँ से चुनाव लड़ा जी, और पहली बार ही विधायक हुआ वहाँ से। पहले मैं दयालबाग विधानसभा क्षेत्र से था, और जब आगरा ग्रामीण जो आज पुकारी जाती है, उस समय दयालबाग विधानसभा क्षेत्र था, तो उस समय वहाँ से रहा। और मेरी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक कर्म भूमि है, वो तत्कालीन दयालबाग और वर्तमान आगरा ग्रामीण से है। और आज भी उस जमीन से, उस विधानसभा से मेरा लगाव और प्रेम है। फतेहपुर सीकरी से मैं विधायक रहा जे है, लेकिन जो भावनात्मक जुड़ाव है, क्योंकि आगरा ग्रामीण की ज़मीन ने, दयालबाग विधानसभा ने मुझे पहली बार विधायक बनाया और राजनीति करने का तौर तरीका भी सिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा व्यक्तित्व आप? मुझे सौभाग्यशाली हूँ, मुझे बताने में बहुत आनंद आ रहा है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनके साथ भी काम किया है। जब वो राजस्थान के संगठन मंत्री थे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था। उसी समय वो कश्मीर में, कश्मीर के चौक पर ध्वजा, तिरंगा झंडा लहराने वाली यात्रा थी। उसमें मैं जुड़ा और माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन संगठन मंत्री राजस्थान श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के साथ काम करने का, जुड़ने का मुझे बहुत लंबा, महीनों का अवसर मिला और मुझे वो अवसर आनंदित भी करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी का तो अनुशासन और एक सटीक निर्णय लेने की जो क्षमता है वो मुझे प्रभावित करती है। उनकी ईमानदारी, उनका सटीक निर्णय, भेदभाव रहित, और जो निर्णय लेते हैं प्रदेश के हित में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, निर्भीकता के साथ, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है।
देश के प्रति आपका कोई संदेश ऐसा जो देश जिस लाइन से भटक गया है, युवा भटक रहे हैं और जातिवाद धर्म इसको लेकर के बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं इससे मेरे आपने दर्द को छू लिया। मैं नैतिकता पर बल देता हूँ। जिंदगी, जीवन, समाज, राष्ट्र का जो मूल धरातल है वह है नैतिक पक्ष। कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, कर्तव्यों के प्रति निष्ठा। अब व्यक्ति कर्तव्य के प्रति भूलता चला जा रहा है और अधिकारों के प्रति इतना जागरूक हो रहा है, जरूरत से ज्यादा। इतना अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होना चाहिए, जो मैं समझता हूं। आदमी कर्तव्यों के प्रति, पिता के प्रति अधिकारों का ज्ञान है, लेकिन पिता के प्रति, माता के प्रति, परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति, खानदान के प्रति, गांव के प्रति, नगर के प्रति, जिले के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सृष्टि के प्रति जो हमारा कर्तव्य भाव है, उसका बोध सेन सेन खत्म होता चला जा रहा है। मुझे बहुत पीड़ा होती है उससे और मुझे बड़ा दर्द लगता है। मैं भावुक हो जाता हूं कभी कभी कि युवा जा कहाँ रहा है। नैतिक पक्ष का हैरास हो रहा है और अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहा है। अब के समय में और जो पहले के समय में है, अब सोशल मीडिया तो आप जान ही रहे हैं, सोशल मीडिया का ये चलन चल रहा है। कोई गलत दिशा में जा रहा है, राजनीति कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अलग अलग वार चल रहे हैं, अलग अलग जाति विशेष को लेकर के जातियों में बट रहा है राजनीति हमारी। देखिए, जाति के आधार पर विचार करना, जाति के आधार पर राजनीति करना और जाति के आधार पर विचार करना, मैं इसे महापाप की संज्ञा देता हूँ। हम सब लोग एक परमात्मा की संतान है, सबके पास मनुष्य का एक जैसा डीएनए है। हम पहले मानवता का धर्म अपनाएं और मानवता के धर्म के बाद राष्ट्रीयता का, राष्ट्र धर्म को अपनाएं। यही हमारे दो धर्म हैं, मानवता का धर्म और राष्ट्रीय धर्म। इनको यदि हम अपनाएंगे तो जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषावाद सब गौण हो जाएंगे। रामचरितमानस, मैंने देखा आप रामचरितमानस का स्मरण कर रहे थे, तो कितनी शक्ति देती है आपको रामचरितमानस? रामचरितमानस जो है वो व्यक्ति के कर्तव्य निष्ठा का बोध कराने वाला सबसे बड़ा सामाजिक ग्रंथ है। इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। यदि रामचरितमानस पर आधारित व्यक्ति अपने जीवन की आधारशिला बनाता है तो वो सुगंधित होगा और उस जीवन में से सुगंध ही सुगंध आएगी और जीवन सार्थक बन जाएगा। तो ये भी कर्तव्य बोध बताता है। ये रामचरितमानस अधिकारों के प्रति बहुत गौण है, मौन है, लेकिन कर्तव्यों के प्रति ये बहुत व्यक्ति को जोड़ता है। आगरा आपका शहर है और तब आगरा कैसा था और अब आगरा कैसा है? तब आगरा और आज आगरा बहुत बड़ा अंतर है। हम ही रास्ता भूल जाते हैं। हम कभी कभी देखते हैं कि आगरा, जब कभी आगरा एक्सप्रेस वे पर चलते हैं, आगरा फतेहाबाद रोड पर चलते हैं, आगरा जगनेर रोड पर चलते हैं, आगरा ग्वालियर रोड पर चलते हैं, आगरा मथुरा रोड पर चलते हैं, आगरा की जो मुख्य सड़कें हैं जब उस पर चलता है तो तब आगरा और आज का आगरा तो ऐसा लगता है कभी कभी तब विदेश में आ गए क्या। विकास, स्मार्ट आगरा, नवीन आगरा, सुगंधित आगरा, स्वच्छ आगरा, कर्तव्य बोध पर आधारित आगरा, ये अब आगरा एक नया आगरा बनकर के तैयार हो रहा है। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगरा वासी स्वच्छता पर और अधिक ध्यान दे लें। हालांकि इस पर बहुत बड़ा विकास हुआ है, बहुत सोच बढ़ी है, लेकिन और स्वच्छता के आधार पर मैं अपने घर के सामने उतना ही स्वच्छ रखूं जितना मैं अपने शरीर को स्वच्छ रखता हूं और अपने शरीर को भी उतना स्वच्छ रखूं
जितना मैं अपने विचारों को स्वस्थ रख सकता हूँ, सुगंधित रख सकता हूँ, और विचारों को जितना अच्छा बना सकता हूँ, उतना मैं रामचरितमानस को आधारशिला मान करके अपने विचारों की आधार पर मैं चलूँ और आगे बढ़ूँ, और आगरा को भी अच्छा बनाऊँ, घर को भी अच्छा बनाऊँ, परिवार को भी शक्तिशाली बनाऊँ, परिवार को भी कर्तव्य बोध परिवार बनाऊँ, और अपने मोहल्ले में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी मैं प्रयास करूँ, ये मेरा कर्तव्य है कि नौजवान भटके नहीं, नौजवान शिक्षित बने। क्योंकि मैं एमएसएमई विभाग में मंत्री भी रहा, तो मैं आज के इस आपके चैनल के माध्यम से ये युवाओं को निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो तकनीकी शिक्षा पर ध्यान जरूर दें। अब जितना युवा तकनीकी से ओतप्रोत होगा, फिर वो बेरोजगार रहेगा नहीं। अब युवा शिक्षित बनने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन तकनीकी आधार पर शिक्षित बनना बहुत ज़रूरी है। और जो उसके बिरादरी की पहचान है, जो उसकी नगर की पहचान है, जो उसके परिवार की पहचान है, जो उसकी मोहल्ले की पहचान है, और जो पहचान कर्म के आधार पर, काम के आधार पर, रोजगार के आधार पर बनी, उसको और बढ़ावा दिया जा सके। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे मंत्रित्व काल में योजना चलाई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, और यही घर से शुरू हो जाती है। हमारे घर में क्या बढ़िया काम हो सकता है, क्या हम रोजगार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ, कूड़ा है, कूड़ा का निस्तारण करना पहले की बहन और बेटियां पर परिवार के लोग जानते थे। कूड़े से ही बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़, कारीगरी भी डलिया बना लिया करते थे, और अनेक चीज़ों, खिलौने बना लिया करते थे। आज कूड़े को हम कूड़े में तब्दील कर रहे हैं। उसी कूड़े को तकनीक के आधार पर हम पूरे अपने कर्म योग को तकनीक से जोड़ दें, तो शायद सबको रोजगार मिलेगा और देश बहुत जल्दी विश्व गुरु बनेगा। अब आगे भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने सुना है, अपने पुराने कार्यकर्ताओं को बहुत ही नहीं छोड़ती है, तो आगे क्या दायित्व मिलने की संभावना है? मैं तो यही कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों से, जिनके हाथ में कमान है, कि पुराने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की धरती को बहुत मजबूत किया था जी। बहुत उन्होंने अपने रक्त को पसीने में तब्दील करके ये भारतीय जनता पार्टी को आज की स्थिति तक लाए हैं। उनका सम्मान बहुत ज़रूरी है, उनको सम्मान की दृष्टि से देखना ज़रूरी है, और जब भी अवसर मिले उनको अच्छी शोभनीय जिम्मेदारी भी देनी चाहिए। पुराने का अर्थ ये नहीं है कि हम उसको किसी कोने में बैठा दें, पुराने का अर्थ है कि हम उसको शोभामान दें, और उसको और उसके चरित्र को, उसकी शक्ल को, और उसके ताप को, उसके मान और सम्मान को और सुशोभित कर दें। एमएसएमई विभाग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, ये इस देश की परंपरा में से एक है। ये जब ये वस्तु विनिमय के आधार पर देश की आर्थिक स्थिति चलती थी, प्रारंभ में जब से दुनिया आगे बढ़ी होगी, तो उस समय मुद्रा नहीं थी, वस्तु विनिमय के आधार पर कर्म की गति थी। हम उसी को और आगे, ये तो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। यदि इसके अंदर डूबते हुए चले जाएं तो ये सागर है, अथाह है, इसकी कहीं था नहीं है। मैंने फिर ये कहता हूँ, तकनीकी आधार पर हमारे देश में कभी जाति व्यवस्था नहीं थी, कर्म की व्यवस्था थी। और जब हम कर्म को बोना बना गए और जन्म को हम मान गए, वहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। कर्म महान है और कर्म ही व्यक्ति की पहचान बनाता है। कर्म के आधार पर जाति, कर्म के आधार पर ही महान, और कर्म के आधार पर ही देश को मजबूत बनेगा और बनाना चाहिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ इस प्रश्न के लिए। पहले शिक्षा
शिक्षित बनने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए शिक्षा थी। आज शिक्षा रोजगार का एक साधन बन गई है। पहले शिक्षक शिक्षा के लिए, अपने शिष्य के लिए, अपने विद्यालय के लिए पूरा का पूरा समर्पित था। प्रातःकाल उठना, लालटेन में बैठ करके बच्चों को शिक्षा देना, प्रिपरेशन लीव में पूरी तरह से बच्चे को प्रिपेयर करना। प्रिपरेशन लीव का अर्थ था उसको बहुत बड़ी तैयारी करना, विद्यालय के बाद में विद्यार्थियों के साथ खेलना, हर शनिवार को अंताक्षरी करना, हर शनिवार को कल्चरल प्रोग्राम करना, बच्चों के साथ मिल बैठ कर के मित्रता का भाव करना और अनुशासन को पहली प्राथमिकता देना। आज शिक्षा एक बड़े पायदान को छू रही है, आसमान को छू रही है, लेकिन इसमें शिक्षक और शिष्य, गुरु और शिष्य का जो नाता है, उसमें जो लाड़, प्यार, दुलार और विश्वास था, उसकी मैं कमी देख रहा हूं। अब शिक्षक में अपने शिष्य के प्रति समर्पित नहीं है। शिष्य शिक्षक के मान और सम्मान के लिए उसको कोई ज्ञान नहीं है। यदि शिक्षा में ये भाव और आ जाए, हालांकि देश और प्रदेश शिक्षा के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है। बीच का एक हिस्सा मैं कहना नहीं चाहता, मुझे शोभा भी नहीं देगा, बिना बात इस बात पर डिबेट शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो हिस्सा मुलायम सिंह जी का और मायावती का हिस्सा जो गंदे से गंदा निकला, लगभग मोटे रूप में 90 से लेकर के और 2002 और 2006 तक ये 20-25 साल के शिक्षा को रोजगार बना दिया, नकल का साधन बना दिया, नंबरों पर व्यक्ति को खड़ा कर दिया, नकल एक उद्योग बन गई, शिक्षा माफिया जीवित हो गए, शिक्षा माफिया ताकतवर बन गए। ये मुझे पीड़ा होती है। देखिए, शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है, फिर वहीं आ जाइए, केवल इसके लिए शिक्षक और सरकार और शिक्षा विभाग ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। मैं एक उदाहरण देकर के बात को समाप्त करता हूं, और इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। गांव के मैं समझता हूं आगरा और संपूर्ण उत्तर और प्रदेश और संपूर्ण देश में अब कोई गांव ऐसा नहीं है जहां शहरों से बस गांव में बच्चों को लेने नहीं जाती है, जबकि प्रत्येक गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा का बहुत बेहतरीन है, बढ़िया भवन है, बहुत योग्य अध्यापक है। लेकिन गांव का समाज, गांव के बुद्धिजीवी, गांव के अध्यापक, गांव में रहने वाले डॉक्टर, गांव में रहने वाले वकील, गांव में रहने वाले जिम्मेदार व्यक्ति यदि अपने विद्यालय के प्रति जागरूक हो जाएं और उसको भी शहर से बेहतरीन विद्यालय बना दिया जाए। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे गऊ की एक रोटी गौ माता के लिए निकलनी चाहिए, निकलती थी, ऐसे ही विद्यालय के लिए एक तवे से एक आना, 1 रुपया रोजाना निकले और वो विद्यालय की बहबूदी के लिए लगे, और विद्यालय का बुद्धिजीवी अपने प्राइमरी विद्यालय के लिए, अपने जूनियर हाई स्कूल के लिए जो सरकार बना रही है, सरकार जिसके व्यवहार बहन कर रही है, उसके प्रति लगाव, लाड़, दुलार और जुड़ाव यदि कर दे तो कितना बच्चा शहर आने से रुकेगा और कितनी बढ़िया। तो जिम्मेदार तो दोनों चीजें, दो रूप हैं, पूरब भी है, पश्चिम भी है, उत्तर भी है, दक्षिण भी है, जिधर आप देखना चाहें समाज को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, समाज जागरूक बनेगा तो व्यक्ति जिम्मेदार निकलेगा। समाज कुम्हार का एक चाक है,
मिट्टी अच्छी है, कुम्हार अच्छा है, लेकिन चाक पर जो घूम रहा है चाक, वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन और कर ले तो आगरा तो आगे बढ़ रहा है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि पुराना आगरा पिछड़ रहा है। आगरा बढ़ रहा है, लेकिन आगरा में जिम्मेदार लोग भी उतनी ही जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं। कितनी संस्थाएं हैं जो समाज के लिए काम कर रही हैं, गरीबों के लिए काम कर रही हैं, गरीबों के हित में काम कर रही हैं, मोहल्लों के हित में काम कर रही हैं, योद्धाओं के हित में काम कर रही हैं, सारे हित में काम कर रही हैं। लेकिन ये जो 1000 वर्ष का अंतराल है ना गुलामी का, कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, मैं भी कुछ देना सीखूं, एक ये स्लोगन जो है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें, ये जनमानस में एक भाव आ जाए कि मैं समाज से सब कुछ ले रहा हूं, मैं भी समाज को कुछ दूं। ये भाव जब जवानी पर आएगा, युवावस्था प्राप्त कर लेगा, तो आगरा ये स्विट्जरलैंड बन जाएगा। देखिए, आपने मेरी पीड़ा को फिर जगा दिया। मैं वहीं फिर सोच रहा हूँ, यमुना नदी यशस्वी नदी है, धार्मिक नदी है। यमुना का पानी एक बूंद हमारे लिए अमृत है, परंतु जैसे ही वो दिल्ली को छूती है, फिर वो आगे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते आगरा तक पहुंचती है। कितनी प्रदूषित हुई, किस समय में प्रदूषित हुई। वही फिर जिम्मेदारियां, हम उसमें मैला तो फेंकते हैं, हम अपनी कथा करते हैं, अपनी भागवत करते हैं, और भागवत का मंच का जो कूड़ा है वो हम भागवत पूरा करने के बाद वहाँ फेंक आते हैं। दूल्हा का मुकुट भी वहाँ सरा के आते हैं। सफाई कितना करते हैं, सफाई की तरफ कितना ध्यान करते हैं। यमुना की जो आपने कहा, ये मैं पिछले 40 वर्षों से 1985-86 से लगातार सुन रहा हूँ। जब मैं स्वयं विधायक बना तो यमुना के किनारे मेरे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी नगला पैमा धांधुपुरा में पहुँचे थे, और यहाँ पर बंदा बनाने की बात कह रहे थे। तमाम तरह की अटकलें आ जाती हैं, तमाम तरह की कानूनी रुकावटें आ जाती हैं, जिसमें मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप भी जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूँ प्रयास जारी हैं, परमात्मा कभी न कभी सुनेगा, यमुना नदी यशस्वी नदी जरूर बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बाबूजी, आपका, आपने इतना समय दिया। आपने भी मेरे से अच्छे मन को छूने वाले प्रश्न किए, मैं भी उन पर अपना दृष्टिकोण रख पाया। मुझे प्रसन्नता है। आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आपका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, और आपको जोड़ने का और लगातार भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई करने का आग्रह करता हूं। नमस्कार।